हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, लिंक उन दोनों की डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके नाम से अपन को पता चल रहा है कि ये चैप्टर अपना करंट के बारे में होने वाला है। तो करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर कितनी रेट से अपना चार्ज फ्लो कर रहा है, वही अपना इलेक्ट्रिक करंट होता है। अपन को पता है आई क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यूनिट होती है इसकी एम्पियर और डायमेंशन इसका ए हो जाएगा। आई स्केलर क्वांटिटी है। फिर आता है इंस्टेंटेनियस करंट। किसी भी इंस्टेंट के लिए जो अपना करंट होगा वो कितना होगा। द करंट फ्लो इन अ कंडक्टर वायर एट एनी इंस्टेंट। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, वही होता है अपना इंस्टेंटेनियस करंट। जो ये इलेक्ट्रिक करंट था वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए था, जैसे 2 to 3 सेकेंड के लिए, 1 से 3 सेकेंड के लिए, 1 से 4 सेकेंड के लिए। लेकिन जो ये इंस्टेंटेनियस करंट है वो है कि एट 3 सेकेंड, एट 2 सेकेंड, वो अपनी इंस्टेंटेनियस करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगी आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। फिर बात आती है कि जो करंट है उसकी तो डायरेक्शन होती है, लेकिन फिर भी वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वो अपन ने आप ऊपर देखा था कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका रीज़न है इलेक्ट्रिक करंट हैज़ डायरेक्शन बट स्टिल इट ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। जो वेक्टर एडिशन रूल होता है वो ये फॉलो नहीं करता। जैसे कि फोर्स है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो, इधर से अगर फोर्स 4 न्यूटन लगा और इधर से अगर 3 न्यूटन लिखा तो इन दोनों का वेक्टर सम होके इधर 5 न्यूटन आया। लेकिन अगर इधर से 4 और इधर से 3 एम्पियर करंट आया तो उधर एड ऑन डायरेक्टली ऐड होके ये 7 एम्पियर हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करे। मेन जो इसकी कंडीशन होती है वेक्टर बनने के लिए वो यही होती है कि वो एडिशन रूल फॉलो करे। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? द करंट फ्लो थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन which held perpendicular to the direction of current is called current density। जो अपना करंट फ्लो कर रहा है जो यूनिट थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अपनी डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर हो, तो वही अपना करंट डेंसिटी हो जाती है। इसको अपन जे से डिनोट करते हैं। इसके अंदर एक आ जाता है कि अगर एरिया वेक्टर अपना एंगल थीटा बनाए विद आई। अभी तो अपन ने देखा कि परपेंडिकुलर है दोनों, यानी जो ये अपना यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो और ये जो आई है ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी जो एरिया वेक्टर और जो करंट की डायरेक्शन उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अगर कोई एंगल बना ले थीटा तो क्या होगा, तो उसमें हो जाएगा आई तो वही रहेगा, लेकिन जो ये ए है उसको अपन को इसके 0 डिग्री पर लाना है तो इसको इस साइड लेंगे तो ये कितना होगा, कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। इसको इसके पैरेलल कंपोनेंट लाना है तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट पहला आता है इसमें कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट वो होता है जो जिसमें अपना जो करंट है उसकी डायरेक्शन, जो पॉजिटिव चार्ज है उस कंडक्टर के अंदर, उस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में हो, तो वो हो जाता है कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट वो होता है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर अपने नेगेटिव चार्ज है और उस नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में अपना करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। फिर आता है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका है थर्मल एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके अंदर भी अपना जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो होती है कि जो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेलोसिटी एक्वायर करते हैं जो रूम टेम्परेचर में जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करके, तो वही होती है अपनी थर्मल वेलोसिटी। ये लिखा हुआ है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर बाय एब्जॉर्बिंग हीट एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। ये थर्मल वेलोसिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टी है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है। इस थर्मल वेलोसिटी को अपन यू से डिनोट करते हैं, तो इसका यू एवरेज जो होगा वो होता है 0। कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा किसी भी कंडक्टर में ड्यू टू अ थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी की वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है।
ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन जिगजैग पाथ। जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी कंडक्टर है, ये मान लो कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे जिगजैग पाथ में इसमें फ्लो करेगा। फिर आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको अपन वी से डिनोट करते हैं। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अपना कंडक्टर के अंदर, उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो किससे एक्वायर होती है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है अपने उस कंडक्टर पे, तो वही अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ये एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे वी से डिनोट करते हैं, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 से लेके Vn तक अपॉन n, ये अपनी होती है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या है। मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर वायर है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अपन ने उस पर बाहर से कंडक्टर पे लगाया बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यानी इस डायरेक्शन में अपना फोर्स आ गया। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई, अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। Q इंटू ई, क्यू चार्ज कौन सा अपना E इलेक्ट्रॉन, तो E इंटू कैपिटल ई, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट होगी। और जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, काइनेमेटिक्स में अपन ने पढ़ा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इसके इक्वल हो जाएगा, तो इससे एक्सेलरेशन अपना आ जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम। इधर जो स्मॉल ई वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो कैपिटल ई है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो एक्सेलरेशन है वो इलेक्ट्रॉन का वो हो जाएगा ई कैपिटल ई बाई एम। अब वेलोसिटी, अब इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी होगी v, अपन ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v तो है v1 u1 प्लस ए, एक्सेलरेशन तो सबका कांस्टेंट है, और a t1, t यहाँ पर जो अपना टाइम है उसको अपन यहाँ पे टाउ से डिनोट करेंगे। टाउ ऐसे टॉर्क भी होता है, लेकिन इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर अपन टाउ को टाइम माना है, वो होता है रिलैक्सेशन टाइम टाउ, उसको अपन आगे बढ़ते हैं वो क्या होता है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी V2 प्लस U2 प्लस ए टाउ 2। ऐसे ही अंत इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी Vn इक्वल्स टू U1 प्लस ए टाउ 1। अब इन सब का जो एवरेज होगा वही अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, तो V1 प्लस V2 से लेके Vn तक अपॉन n। V1 को अपन लिख देंगे U1 प्लस ए टाउ 1, अंत वाले को लिख देंगे U1 प्लस ए टाउ 1। तो U1 वाले सारी टर्म्स को अपन एक साइड करके डिवाइड बाई n कर देंगे, और ये वाली जो सारी टर्म्स है ए टाउ 1 वाली, ये सब एक कर देंगे। तो U1 प्लस U2 प्लस U अंत तक ये तो होती थर्मल वेलोसिटी एवरेज, वो होती है अपनी ज़ीरो, अपन ने ऊपर देखा था। प्लस ये जो ए टाउ 1 ए टाउ 2 से लेके ए टाउ 1 बाई n है, इनमें अपन ए कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा ए टाउ 1 प्लस टाउ 2 से लेके टाउ 1 बाई n। यह है एक्सेलरेशन, और ये जो है ये टाउ नेट है। एक्सेलरेशन अपन ने ऊपर देखा था ई बाई एम, तो इधर लिख देंगे ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ नेट, तो वी डी अपनी क्या है ई टाउ बाई एम। तो इधर जो ये कैपिटल ई है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आता है रिलैक्सेशन टाइम टाउ, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, तो ये होता है द एवरेज टाइम इलेप्सेस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ वायर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जाके इससे भी कोलिजन करेगा, फिर जाके इससे भी कोलिजन करेगा, दो सक्सेसिव कोलिजन हुए, तो यहाँ पे कोलिजन करने पर और यहाँ पे कोलिजन करने पे इसके बीच का जो टाइम गैप है वही अपना रिलैक्सेशन टाइम है। फिर आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी होता है द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू हो जाएगा वी डी बाई ई, वी डी की वैल्यू पुट करेंगे ई टाउ बाई एम, तो म्यू हो जाएगा ई टाउ बाई एम। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि ये एक अपना कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ है L और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है जो कि वी डी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, ये कनेक्टेड है एक बैटरी से। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अपनी वो क्या होती है
कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपन n से डिनोट करते हैं, तो n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। तो n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है इसका a इंटू एल। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है अपना a, और इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी। तो n a l ये अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर q क्या होता है n इंटू ई, तो n की जगह क्या लिखते हैं n a l, तो q की जगह लिख देंगे n a l इंटू ई। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपनी कितनी है, l डिस्टेंस अपन को चलना है, और जो स्पीड है वो अपनी वेलोसिटी में, जो अपनी वेलोसिटी है वो है v d। तो टाइम हो जाएगा l अपॉन v d। अपन को पता है कि जो i होता है वो होता है q बाई टी। q की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे, तो l से तो l कैंसिल आउट हो जाएगा, ये v d ऊपर चला जाएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी v d इंटू ई एन ए। अब इससे अपन निकाल सकते हैं जो i है वो v d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों का ग्राफ ये बन जाएगा। ऑल्सो जो j अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो होता है i बाई ए। i अपना a ये है, इसको डिवाइड बाई a कर देंगे, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और j की वैल्यू आ जाएगी v d इंटू ई इंटू एन। फिर नेक्स्ट आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करंट flow through the conductor wire is directly proportional to the potential difference across the ends of the wire. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो अपना करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एंड्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर कह सकते हैं I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट आता है R, जिसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। R होता है रो L बाई ए। तो इससे अपन देख सकते हैं V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों का ग्राफ ये बन जाएगा। और y इक्वल्स टू एम एक्स से अपन लगा सकते हैं कि जो स्लोप है वो अपनी R हो जाएगी, तो स्लोप इसकी क्या हो जाएगी R। R क्या है रेजिस्टेंस। फिर इसमें बोला है कि जो इस बार ये जो फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो L बाई ए, इसके अंदर जो रो है ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल का टेम्परेचर और नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट उसके साथ वाले वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। फिर आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको प्रूव करना है। जैसा कि अपन को पता है कि आई क्या है वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए, यानी वी डी इक्वल्स टू वी ना। तो वी डी की जगह अपन लिख देंगे ऊपर जो अपन ने फॉर्मूला निकाला था, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई टाउ बाई एम, ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे पुट करेंगे ई टाउ बाई एम इंटू ई एन ए। ई इंटू ई स्क्वायर ई टाउ एन ए बाई एम। अब जो अपन ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ई इक्वल्स टू वी बाई एल, तो ई की जगह अपन वी बाई एल पुट कर देंगे, ई की जगह मैं वी बाई एल पुट कर दिया। अब ये जो वी है इसको अपन यहाँ पे नीचे ले आएंगे, तो आई बाई वी इक्वल्स टू ई स्क्वायर टाउ एन ए अपॉन एल एम, ये बन गया। अब इसका अपन रिवर्स कर देंगे, तो वी बाई आई इक्वल्स टू एम एल इंटू ई स्क्वायर टाउ एन ए। इसके अंदर एल और ए को अपन सेपरेट कर लेंगे, तो ये वाली जो अपन इसको वी बाई आई क्या होता है आर, वी बाई आई क्या है आर, और आर का फॉर्मूला रो एल बाई ए। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू तो ये है ही है, एल बाई ए, तो रो क्या हो गया अपना एम ई स्क्वायर टाउ इंटू एन, एम ई स्क्वायर टाउ इंटू एन। और जो ये रो है ये तो है रेजिस्टिविटी, और तो कंडक्टिविटी इसका रिवर्स होता है, यानी कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1/, रेजिस्टिविटी, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी आ जाएगी ई स्क्वायर टाउ एन बाई एम। अब इससे ये भी निकाल सकते हैं कि देखो आई ये वाला जो रिलेशन है ये वाला, इसे आई इक्वल्स टू ई स्क्वायर ई टाउ एन ए बाई एम। तो इधर जो ए है उसको अपन नीचे ले आएंगे, तो आई बाई ए
इक्वल्स टू ई स्क्वायर ई टाउ एन एम, ए तो नीचे चला गया, ठीक है। आई बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, तो ये तो हो गया जे, और ये ई को अपन ने अलग लिख लिया, ए तो चला गया, तो बन गया ई स्क्वायर टाउ एन एम, एन बाई एम। तो ये वाला तो इसका फॉर्मूला है कंडक्टिविटी का, तो जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर आता है ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स, ओमिक और नॉन ओमिक। अपन को इनकी नेम से पता चल रहा है कि ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो होंगे ओमिक, और जो फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन ओमिक। जी यहाँ पे लिखा हुआ है ओमिक मटेरियल होते हैं मटेरियल विच ओबे ओम्स लॉ, इसका एग्जाम्पल है ऑलमोस्ट ऑल द कंडक्टर्स, जितने भी कंडक्टर्स हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। फिर है नॉन ओमिक मटेरियल, मटेरियल विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, इसमें आता है एग्जाम्पल में इसका डायोड और GAAS। फिर आता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको अपन E से डिनोट करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सेल व्हेन सेल आर इन ओपन सर्किट और नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, देन इट इज कॉल्ड EMF ऑफ सर्किट, EMF ऑफ ए सेल। कोई भी सेल है अगर वो किसी भी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, मतलब फ्री है, तो उसका जो उस वक्त में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF होगा। जैसे कि अपन मार्केट से कोई भी सेल लेकर आते हैं, ठीक है, ये अपन सेल लेके, तो ये जो जब अपने सर्किट से कनेक्टेड नहीं है तब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अपना होता है EMF। फिर आता है टर्मिनल पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर व्हेन सेल इज कनेक्टेड इन अ क्लोज सर्किट और करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। ये अपना सेल है, ठीक है, इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया, मान लो इधर एक बल्ब लगा दिया, तो ये एक सर्किट में चला गया, मतलब एक क्लोज सर्किट में चला गया, तो उस वक्त जब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अपना टर्मिनल पोटेंशियल होगा। इस रिलेशन से अपन निकाल सकते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा, यानी जो क्लोज सर्किट में पोटेंशियल होगा वो कम होगा जो उसका पोटेंशियल होगा जब वो कनेक्टेड नहीं होगा। यानी क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू जब वो ओपन सर्किट में हो, यानी किसी भी सर्किट में जुड़ा ना हो। यानी EMF इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल, यानी E ग्रेटर देन इक्वल्स टू V। फिर आता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी उसका अंदर का रेजिस्टेंस, कोई भी सेल है उसके अंदर भी तो कोई रेजिस्टेंस होगा, उसके अंदर भी बहुत सारे मटेरियल डले होंगे तो उनका खुद का कोई रेजिस्टेंस होगा। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है उसको अपन स्मॉल r से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर आता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या है? The resistance of a conductor is directly proportional to the temperature difference। यानी किसी भी पॉइंट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा रेजिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। तो इन दोनों रिलेशन से अपन निकाल सकते हैं कि डेल्टा RT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट अपना अल्फा है, तो डेल्टा RT हो जाएगा R0 अल्फा डेल्टा T। तो जो RT वो क्या है, RT माइनस R0 डेल्टा RT यानी चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। R0 उस साइड जाएगा तो प्लस R0, इधर से R0 अपन कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T इंटू R0, ये हो जाएगा RT। ये वाले फॉर्मूले भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है सेल इक्वेशन। अगर कोई भी सेल चार्ज हो रहा है तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है V इक्वल्स टू E प्लस IR। इसमें जो V होएगा वो अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू E होगा। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो V इक्वल्स टू E माइनस IR, तो E
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी। अपन इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि चार्ज हो रहा है यानी कुछ ऐड हो रहा है यानी प्लस, तो इनके बीच में प्लस साइन आएगा। डिस्चार्ज हो रहा है मतलब कुछ घट रहा है यानी नेगेटिव में जा रहा है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा। फिर है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा। मान लो सेल्स अपना सीरीज में लगा हुआ है, तो देखो ये तो उसका ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में, तो ये जो पूरा कनेक्ट एक सेट हुआ, ये पूरा अपना सेल होता है एक, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस और उसका ईएमएफ सीरीज में है, तो जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट जाएगा दोनों में, तो इसमें V1 और इसमें V2, तो V जो नेट होगा वो क्या होगा V1 प्लस V2। अपन ने ऊपर पढ़ा था कि जो डिस्चार्जिंग के लिए होती है वो होती है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, तो E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, आई तो सभी सेम रहेगा। V1 को लिख देंगे E1 माइनस आई आर वन प्लस V2 को लिख देंगे E2 माइनस आई आर टू। E1 प्लस E2 को एक साथ लिख देंगे, इन दोनों में से माइनस आई को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2। दोनों को कंपेयर करेंगे तो E इक्विवेलेंट तो आ गया E1 प्लस E2, यानी दो जितने भी सेल हैं उनको डायरेक्टली ऐड कर दो उनके ईएमएफ को, यानी E इक्विवेलेंट क्या हो गया E1 प्लस E2 से लेकर En तक अगर n सेल है, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R। ये तो रेजिस्टेंस का सिंपली वो सीरीज और कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। अब बात आती है कि अगर सारे सेल आइडेंटिकल हो, तो अगर सारे सेल आइडेंटिकल यानी E1 इक्वल्स टू E2, ये सब इक्वल होके E बन जाएंगे, तो E इक्विवेलेंट कितना होगा, अगर n सेल है तो n इंटू ई, यानी E1 यानी E प्लस ई कहाँ तक n टाइम्स, तो n इंटू ई अपना नेट ईएमएफ हो जाएगा, और जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा n इंटू आर। फिर आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो करंट है वो डिफरेंट जाएगा, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ऊपर वाले से अपन लिख सकते हैं कि I कैसे निकालेंगे, ये देखो V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, आई को उधर ले जाएंगे V को उधर ले जाएंगे, तो आई आर इक्वल्स टू E माइनस वी, तो I क्या हो जाएगा E माइनस वी बाई आर। I क्या हो जाएगा E माइनस वी बाई आर, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1 माइनस वी, तो सब में सेम जा रहा है, E1 माइनस वी बाई R1 प्लस E2 माइनस वी बाई R2। इसको स्प्लिट कर देंगे तो E1 बाई R1 माइनस वी बाई R1 और इधर से आएगा E2 बाई R2 माइनस वी बाई R2। अब माइनस वी बाई R1 और माइनस वी बाई R2 से माइनस वी अपन कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2। देखो इसमें एक तो बन गया E1 बाई R1 और बन गया E2 बाई R2, ठीक है। फिर बचेगा एक V बाई R1 और एक बचेगा V बाई R2। इसमें से अपन ने माइनस वी कॉमन ले लिया, तो 1/R1 प्लस 1/R2। फिर I इक्विवेलेंट ये आ गया, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे तो R2 प्लस R1/R1 ये आ गया। अब इसको इस वाले जब ये जो पूरा टर्म है इसको इस साइड ले जाएंगे और I इक्विवेलेंट को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये तो बन जाएगा माइनस का, और ये माइनस का था इधर आके प्लस का। इसको भी सोल्व करेंगे तो E1R2 प्लस E2R1/R1R2। अब इधर अपन ने इस दोनों साइड R1R2/R1 प्लस R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो कट हो जाएगा उससे। फिर इधर आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो R1R2/R1 प्लस R2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नीचे में R1 प्लस R2 ये यहाँ पर आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको ये जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इससे कंपेयर करेंगे तो E इक्विवेलेंट आ जाएगा ये और R इक्विवेलेंट आ जाएगा ये, तो E इक्विवेलेंट अपन R इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 से लेके EN बाई RN तक, और 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 से 1/RN तक।
फिर आता है किरचॉफ लॉ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप कितने भी स्टार लगाओ कम है, इससे हर साल इक्वेशन बनता ही बनता है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ को अपन करंट लॉ भी बोलते हैं, इसको KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, और इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो कोई भी जंक्शन है, यानी कोई भी पॉइंट है जहाँ पे सारे वायर रैकेट मिल रहे हैं, उस पॉइंट पे जितना भी इनकमिंग करंट होगा और जितना भी आउटगोइंग करंट होगा उनका सम इक्वल होगा, यानी आई इनकमिंग इक्वल्स टू आई आउटगोइंग। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये किस पे बेटा? चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द नेट इनकमिंग करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू द नेट आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। यानी मान लो ये एक वायर है, इधर से आ रहा I1, इधर से I2, इधर से I3 और इधर से जा रहा I4। तो जो I1 प्लस I2 प्लस I3 है वो इक्वल हो जाएगा I4 की, यानी जो I इनकमिंग है वो इक्वल हो जाएगा I आउटगोइंग के। फिर आता है किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको अपन KVL भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल द सम ऑफ नेट EMF and net potential drop across the resistor is equals to 0. Sigma E minus I sigma R equals to 0. मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे। तो लेट्स से मान लीजिए अपने पास एक ये सर्किट है, तो इसमें क्या कर लो कि इसमें रेजिस्टेंस है, अपन इस साइड में जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं इस साइड से इस साइड, यानी ऐसे मूव करेंगे। तो जो अपन इस साइड जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस के पहले वाले पॉइंट को आप प्लस डिनोट कर दो, अगले वाले को माइनस डिनोट कर दो। यहाँ से जा रहे हैं तो इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, प्लस माइनस प्लस और माइनस। ये जो अपना बड़ा वाला डंडा होता है ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। तो अपन को क्या करना है, ये याद रखना, बस अगला वाला साइन लेना है। तो देखो इस साइड गए, ये प्लस का ये माइनस का, अगला वाला साइन लेना है प्लस का E1, प्लस का E1। फिर अगला वाला साइन लेना है यानी माइनस का। अब करना है जब रेजिस्टेंस आ जाए तो उसको करंट से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का IR1, फिर प्लस, फिर अगला वाला साइन लेना माइनस का तो माइनस E2, अगला वाला साइन है तो माइनस IR2, अगला वाला साइन है प्लस E3 माइनस IR3, प्लस E4 माइनस IR4 माइनस E5 माइनस IR5 प्लस E6। इन सबको ऐड करेंगे ई को, तो ये तो हो गया सिग्मा E, और इन सब से माइनस I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा सिग्मा E माइनस I सिग्मा R इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ये एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर कुछ इस तरीके से अपने रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं और दो जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है और उसके जो अपोजिट साइड से उधर से अपन बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो when no deflection produced through the galvanometer then Wheatstone bridge is called balanced Wheatstone bridge। अगर ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, यानी इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तभी इसमें से करंट नहीं जा रहा, तभी इसमें से जो अपना डिफ्लेक्शन है वो शो नहीं हो रहा। तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें नो करंट is there from in arm BD and VB equals to VD, और इस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है P by Q equals to R by S, P by Q equals to R by S। अब इसको अपन प्रूव करते हैं। फिर आता है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन निकालते हैं। तो ये अपन ये है व्हीटस्टोन ब्रिज और इसमें अपन दो लूप मान लेते हैं, एक ये लूप और एक ये वाला लूप। इस वाले लूप में अपन इस साइड मूव करेंगे और इस वाले में भी इस साइड मूव करेंगे। तो पहले अपन साइन कन्वेंशन देख लेते हैं रजिस्टर का। तो देखो अपन इस साइड मूव कर रहे हैं तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, फिर इस साइड मूव कर रहे हैं तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। तो इसको पूरे में ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सिमिलरली इसके अंदर भी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखो
अपन मूव कर रहे हैं इस साइड, अपन इस साइड जा रहे हैं, तो अगला वाला साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो माइनस का I1P, माइनस का I1P। फिर इस वाले में अपन इस साइड जा रहे हैं, अब इस साइड में माइनस का अगला वाला साइन लेना है, यानी माइनस का I2Q, लेकिन अपन जा रहे हैं इस साइड, करंट जा रहा है इस साइड, तो अपन ने लिया था माइनस का I2Q, उसका अपन साइन चेंज कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का I2Q, तो प्लस का I2Q और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0। तो इधर से निकल जाएगा I2/I1 इक्वल्स टू P/Q, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर आता है ये वाला लूप। अब ये वाला लूप में अपन इस साइड चल रहे हैं, अगला वाला साइन लेना है, अगला वाला साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो माइनस का I1R, माइनस का I1R। फिर अपन इस साइड जा रहे हैं, अगला वाला साइन लेना है कौन सा, नेगेटिव, माइनस का I2S। अब अपन जा रहे हैं इस साइड, लेकिन करंट जा रहा है इस साइड, तो जो साइन लिया था उसका अपोजिट कर देंगे, यानी अपन लिए था माइनस का I2S, उसको कर देंगे पॉजिटिव, यानी प्लस का I2S। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0। तो इधर से अपन निकाल I2/I1 क्या हो जाएगा, R/S, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा P/Q इक्वल्स टू R/S, और ये वाली कंडीशन होती है अपन की व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। फिर आता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती है, देखो एक तो ये वाली फॉर्म होती है, इसमें आप देख रहे ये वाला पॉइंट को, ये इस वाले पॉइंट को तो आप फिक्स रख दो, और ये इस वाले पॉइंट को आप स्ट्रेच करके इधर ले आओगे ना, तो ये सेम वही बन जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये वाला बन जाएगा इधर। अगर आपको ये वाला पॉइंट फिक्स रख के इस वाले पॉइंट को स्ट्रेच कर दो, तो सिमिलरली ये देखो इस वाले पॉइंट को इस साइड ले जाओ, इस वाले पॉइंट को इस साइड ले जाओ, स्ट्रेच करोगे तो ये वाला सेम चीज़ बनेगी। ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा कि इस पॉइंट से स्ट्रेच कर दो इस साइड, इस पॉइंट से स्ट्रेच कर दो इस साइड, तो आपका फिर से वही बन जाएगा, ये वाली फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये अपना लास्ट टॉपिक था, अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।